हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है हीट। यानी कि यहां पर हम लोग हीट चैप्टर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पूरा ये चैप्टर आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देखने का काम करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई हीट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। हीट की बात करें तो हिंदी में मतलब होता है हीट का ऊष्मा या फिर ताप, जिसको कि आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम लोग गर्मी भी बोल देते हैं। भाई गर्मी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हीट के बारे में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसमें आपको कई सारे पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिनको आप छुएंगे तो आपको क्या लगेगा? गर्म फील होगा कि भाई वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? गर्म है। वहीं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि आप छुएंगे, उनको छूने पर आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस होगा कि भाई वो सब्सटेंस क्या है? ठंडा है। तो यहां पर ये दो प्रकार के सब्सटेंसेस में फर्क क्यों है? कोई सब्सटेंस गर्म क्यों है, कोई सब्सटेंस ठंडा क्यों है? वो है हीट की वजह से। हीट क्या है? हीट एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है हीट? हीट एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस जो है वो हमें गर्म फील होता है या फिर ठंडा फील होता है। मतलब यहां पर यह है कि जिस सब्सटेंस में हीट एनर्जी ज्यादा होगी वो हमें गर्म फील होगा, और जिस सब्सटेंस में हीट यानी कि हीट एनर्जी कम होगी वो सब्सटेंस क्या होगा? हमें ठंडा फील होगा। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस हमें गर्म या फिर ठंडा फील होता है। कोई भी सब्सटेंस अपने आसपास की दुनिया में आप देख रहे हैं, वहां पर आपको वो सब्सटेंस या तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। ठीक है भाई। तो यहां पर आप अपने आसपास की दुनिया में देखते होंगे कि किसी चीज को जब हम लोग एक प्रकार से हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कैसे गर्म करते हैं? आग जला करके गर्म करते हैं, या फिर किसी और तरीके से उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसको छूने पर फिर हमें गर्म फील होता है। क्यों? क्योंकि उस सब्सटेंस को हमने क्या दिया? हीट एनर्जी दिया। जैसे हम लोग के घर में हम देखते हैं कि खाना बनता है तो चूल्हे में आग जलता है, और उसके ऊपर जब तवा रखा जाता है तो कुछ देर के बाद वो जो तवा है, लोहे का तवा है, वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आग के जरिए वहां पर हीट एनर्जी दिया उस तवे को, और वो तवा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से कोई सब्सटेंस अगर हम लोग किसी उसी तवे को मान लीजिए ले जाकर के हम लोग अगर फ्रिज में रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद हमें क्या मिलेगा? कि वो जो तवा है जिसको कि हमने फ्रिज में रखा, वो तवा बहुत ही ठंडा हो चुका है। तो वहां पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तवे से हमने हीट एनर्जी निकाल ली, तवे से हमने हीट एनर्जी खींच करके बाहर निकाल लिया, और वो हमें ठंडा फील होने लगा। तो यहां पर यही बात है कि जो हीट एनर्जी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हीट की वजह से हम लोग किसी सब्सटेंस को गर्म या फिर ठंडा कर सकते हैं। कोई सब्सटेंस या फिर गर्म या तो गर्म या फिर ठंडा होता है। ठीक है। अब यहां पर आगे आपके सामने बात की गई है आपके अपने आसपास के समाज की दुनिया की, कि हम सभी को पता है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं? एनिमल फाइबर से बनते हैं। मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे जो फाइबर हमें प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। जैसे कि जो भेड़ से आपका ऊन बनता है, या फिर कई प्रकार की बकरियां होती हैं, उनके जो रोए होते हैं, शरीर पर जो बाल होते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? उससे हम लोग बनाते हैं एनिमल फाइबर, यानी कि वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं, जिनको कि हम लोग ठंडे के दिनों में पहनने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक प्रकार का क्लॉथ होता है कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा होता है। यह किस चीज से बनता है? प्लांट फाइबर से बनता है। मतलब कि जो कॉटन के पौधे होते हैं उनसे हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स को बनाने का काम करते हैं। अब यहां पर आप देखिए तो दो बेसिक क्वेश्चन यहां पर उठते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, कि यहां पर आपका सवाल बनता है कि एनिमल फाइबर्स से क्या बनता है, या फिर वुलन क्लॉथ्स किस प्रकार के फाइबर से बनते हैं, या फिर कॉटन क्लॉथ जो है वो किस प्रकार के फाइबर से बनते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको पॉइंट्स बताते चलूंगा। आगे यही बात बताई गई है कि वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स को विंटर में पहनने का काम करते हैं, जो कि हमें गर्म रखता है। क्यों पहनते हैं हम लोग वुलन क्लॉथ्स विंटर के समय में? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स हमें सर्दी के दिनों में, ठंडे के दिनों में गर्म शरीर को गर्म रखने का काम करता है।
इसी प्रकार से हम लोग गर्मियों के दिनों में जब सीजन हॉट होता है उस समय हम लोग लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ पहनने का काम करते हैं। क्यों पहनने का काम करते हैं लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ गर्मी के दिनों में? क्योंकि ये हमें ठंडा फील करवाता है, हमारे शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। तो ये भी सवाल है भाई कि वुलन क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं सर्दी के दिनों में, या फिर कॉटन क्लॉथ हम लोग क्यों पहनते हैं गर्मी के दिनों में? ये भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है कि यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो वही सर्दी और गर्मी के दिनों की बात की गई है इस पैराग्राफ में भी, कि भाई सर्दी के दिनों में अगर आप घर के अंदर होते हैं तो आपको बहुत ही ठंडा लगता है, और जब आप घर के बाहर जाते हैं तो जब आपके शरीर पर धूप की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब आपको क्या होता है? अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको गर्म फील होता है। लेकिन वही जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिन में क्या होता है? गर्मी के दिन में अगर आप घर के अंदर भी हैं तो आपको बहुत ही गर्म फील होता है, और अगर आप बाहर चले जाते हैं तो लगता है कि भाई शरीर तो जल ही जाएगा। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जब सर्दी का दिन आता है, जब कोल्ड सीजन आता है, उस समय जो हीट एनर्जी आती है सन से, वो क्या होती है? लो होती है। लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिनों में जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे जो हीट एनर्जी हमारे शरीर तक या फिर पृथ्वी तक आती है वो क्या होती है? बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें गर्म लगता है, गर्म फील होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है भाई, तो यहां पर अभी तक जो हमने पैराग्राफ बात किया उसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का था इस चैप्टर का। ठीक है, अब यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है, मेन टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक क्या है? हॉट एंड कोल्ड। तो बहुत सिंपल सा पैराग्राफ यहां पर बात करता है कि देखो भाई, हम लोग आसपास की दुनिया में जो हम लोग डेली लाइफ जीते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। कुछ चीजों को छूने पर हमें क्या महसूस होता है? कि वो सब्सटेंस ठंडा है, और कुछ सब्सटेंसेस को छूते हैं तो महसूस होता है कि भाई वो क्या है? गर्म है। कुछ नाम दिए गए हैं, सिंपल सा सवाल पूछता है कि भाई कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है। आपने इन चीजों को छू करके महसूस किया होगा। जैसे आइसक्रीम के बारे में बोलता है कि भाई आइसक्रीम ठंडा है या गर्म है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आइसक्रीम ठंडा होता है, नाम ही है आइसक्रीम। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा स्पून इन अ टी कप। अगर एक चाय के कप में, नॉर्मली हम लोग चाय को कैसे पीते हैं? गर्म चाय पीते हैं। उस कप में अगर हम लोग चम्मच डाल दें तो क्योंकि चाय गर्म है, वो स्पून भी क्या हो जाएगा? चम्मच भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यहां पर स्पून क्या हो जाएगा? वार्म हो जाएगा। इसके बाद फ्रूट जूस की बात करता है। फ्रूट जूस की बात करें तो क्या हम लोग फ्रूट जूस ठंडा पीते हैं या फिर गर्म पीते हैं? तो आप फ्रूट जूस पीते होंगे तो भाई आपको क्या मन करता है कि भाई ठंडा ठंडा फ्रूट जूस पिए जाए या फिर गर्म फ्रूट जूस पिया जाए? आप सभी को, हम सभी को फ्रूट जूस ठंडा पीने का मन करता है। तो इसलिए जनरली जो फ्रूट जूस मिलता है वो किस कंडीशन में होता है? ठंडा होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर कहता है कि हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन की बात करता है, जो कि फ्राई करने के लिए हम लोग तवे पर रखते हैं, अरे सॉरी आग पर रखते हैं, उसकी बात करता है। तो उसका हैंडल क्या आपको ठंडा महसूस होगा क्या? भले ही तवे के कंपैरिजन में, फ्राइंग पैन के कंपैरिजन में हैंडल जो है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा, लेकिन वो भी क्या होगा? हॉट होगा। कैसा होगा? हॉट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आपके आसपास के समाज में, दुनिया में आपको बहुत प्रकार से आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर चीजें गर्म होती हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि ठंडे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां तक चीजें आप समझ चुके हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कहता है कि वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि हमें यह तो पता चल गया, या फिर हमें पहले से पता है कि हमारे आसपास की दुनिया में कुछ चीजें ठंडी होती हैं, कुछ चीजें गर्म होती हैं। ठीक है भाई, ठंडा होता है, गर्म होता है, ये तो पता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि कुछ चीजें हल्की सी ठंडी होती हैं और कुछ चीजें बहुत ठंडी होती हैं।
कुछ चीजें हल्के से गर्म होती हैं और कुछ चीजें बहुत गर्म होते हैं। मतलब यहां पर यह है कि केवल हमारे पास ऐसा नहीं है कि या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। कोई चीज हो सकता है बहुत ठंडा हो और कोई चीज हल्का सा ठंडा हो, कोई चीज हो सकता है बहुत गर्म हो या कोई दूसरा चीज जो है वो आपको हल्का सा गर्म हो सकता है। तो यहां पर इन चीजों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सब्सटेंस ज्यादा गर्म है, कौन सब्सटेंस कम गर्म है, कौन सब्सटेंस ज्यादा ठंडा है, कौन सब्सटेंस ज्यादा ज्यादा कम ठंडा है। तो ये चीजें हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो भाई हजारों सालों से हमारे द्वारा जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका है टचिंग का। मतलब कि किसी सब्सटेंस को छू करके हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो सब्सटेंस ठंडा है या फिर गर्म है। अब यहां पर बोलता है कि आपको यही चीज चेक करना है कि क्या हमारा ये जो तरीका है कि सब्सटेंस को छू करके हम पता लगाते हैं, क्या ये सही है, क्या ये रिलायबल है। यही चीज चेक करने के लिए आपको यहां पर एक्टिविटी 3.1 दिया गया है। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, यहां पर आपको 3 बीकर लेने हैं, ठीक है, 3 वाटर कंटेनर लेने हैं, उसमें तीनों में आपको पानी भरना है। लेकिन तीनों में पानी 3 प्रकार का भरना है। यहां पर जो आप पहला बीकर लेंगे, आप यहां पर पहले बीकर में क्या करेंगे, कोल्ड वाटर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा बीकर लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और यहां पर आप क्या करेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद जो तीसरा बीकर होगा, इसमें आधा कोल्ड आधा हॉट मिला करके डाल देंगे, तो इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा भाई, मैं सिंपली यहां पर नॉर्मल लिख देता हूं, ठीक है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, ना तो ये हॉट है ना तो ये कोल्ड है। अब यहां पर बोलता ये है कि आपको क्या करना है, अपना दोनों हाथ, यहां पर एक हाथ ये और एक हाथ ये, आपको एक हाथ को कोल्ड वाले कंटेनर में डालना है और दूसरे हाथ को हॉट वाले कंटेनर में डालना है और कुछ समय तक वहीं रखना है। कुछ समय बाद आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को निकालेंगे और दोनों हाथों को ले जाकर साथ ही साथ आप इस नॉर्मल वाटर में डाल देंगे। तो यहां पर आप क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, यही चीज आपको नोट करना है और समझना है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये कोल्ड वाटर है, इसमें जब हम लोग हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वहीं हम लोग हॉट वाटर में जब हाथ डालते हैं तो यहां पर हमारा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब इन दोनों हाथों को उठा करके हम यहां डालेंगे तो दोनों हाथों में हमें अलग अलग टेम्परेचर फील होगा। यहां पर क्योंकि हमारा हाथ ठंडा हो चुका है, जब इस पानी में डालेंगे तो हमें यह पानी कैसा फील होगा, यह पानी हमें हॉट फील होगा। और वहीं ये वाला हाथ निकाल करके जब हम इस पानी में डालेंगे तो क्योंकि यहां पर ये पानी गर्म था और हमारा हाथ भी गर्म हो गया, तो यहां पर जब डालेंगे तो ये हमें कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा। सोचिए कि एक ही पानी है लेकिन उसमें हमें 2 प्रकार के सेंसेशन फील हो रहे हैं, 2 प्रकार का हमें फीलिंग आ रहा है। एक में हाथ हमें कह रहा है कि भाई पानी गर्म है, दूसरा हाथ कह रहा है कि पानी ठंडा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर हमारे जो हाथ हैं वो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए यहां पर हमारे पास अलग अलग सेंसेशन, अलग अलग फीलिंग हमारे हाथों में आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, सिंपली ये बात समझ में आया कि ठीक है भाई, हम लोग काम चला लेते हैं अपने हाथों से टच करके कि कोई सब्सटेंस सही है, मतलब कोई सब्सटेंस गर्म है या फिर ठंडा है। लेकिन ये हमारा एक सही तरीका नहीं है कि भाई इसके जरिए हम लोग चीजों के हीट को, हॉटनेस को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर तो आगे यही सारी बातें कही गई है। आगे यहां पर देखिए, तो आगे यहां पर कहता है कि यहां पर हम लोग हाथों का यूज करके, टच का, फीलिंग का यूज करके हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगा नहीं सकते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रकार से टेम्परेचर का यूज करते हैं।
हमने क्या किया, हमने एक तरीका निकाला कि अब हम लोग क्या करेंगे, सभी सब्सटेंसेस का हॉटनेस और कोल्डनेस नापेंगे किस चीज की मदद से, टेम्परेचर की मदद से। तो भाई ये टेम्परेचर आखिर होता क्या है, टेम्परेचर यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कहता है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए, यहां पर तो वैसे लिखा नहीं है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है भाई, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टेम्परेचर का डेफिनेशन अगर लिखा जाएगा तो उसमें आप लिखिएगा टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसको वो हमें बताता है, कौन है वो, हमें टेम्परेचर बताता है। ठीक है, अब यहां पर टेम्परेचर नापने के लिए, जिसको कि हिंदी में हम लोग तापमान कहते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, इस डिवाइस को कहा जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने अब क्या है भाई, अब हम लोग सीखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर। यानी कि हमने देखा कि टेम्परेचर के जरिए हम लोग ये पता लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। लेकिन हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने ये भी जान लिया कि यहां पर हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको कि थर्मोमीटर बोला जाता है, जिससे कि हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज आइए यहां पर देखते हैं। कहता है कि हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी कोई थर्मोमीटर देखा है, तो हाँ जी देखा होगा। आपको जब भी बुखार हुआ होगा या फिर थोड़ा मोड़ा तबीयत खराब होगा तो आपके घर में थर्मोमीटर यूज किया गया होगा, आपके मुंह में ऐसे डाल करके या फिर हाथ के अंदर यहां पर दबा करके आपके शरीर का तापमान कैलकुलेट करने के लिए, तापमान मेजर करने के लिए, और वो बिल्कुल ऐसा दिखता होगा। इस प्रकार का थर्मामीटर यूज किया गया होगा ताकि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट किया जा सके। यहां पर यही चीज कहता है कि रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। जब भी आपका तबीयत खराब हुआ होगा या फिर आपके घर में किसी को बुखार वगैरह हुआ होगा तो यहां पर थर्मामीटर का यूज करके आपके उस व्यक्ति का, आपका या फिर उस व्यक्ति का टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया होगा। अब यहां पर देखिए एक बात समझिए कि जो थर्मोमीटर होता है वो कई प्रकार का होता है, मतलब कि यहां पर बात है कि हमें अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर कैलकुलेट करने होते हैं। यहां पर हमारे पास हमारे शरीर का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं इसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब कि जो क्लिनिक्स में यूज होते हैं, मेडिकल में यूज होते हैं, उसको यहां पर बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन हम लोगों को कई बार दूसरे प्रकार के टेम्परेचर कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे कि कहीं कोई लैब है, लैब में टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है तो वहां पर यूज होता है लैब थर्मोमीटर। इसी प्रकार से कई बार हमें -डिग्री बहुत ठंडक इलाके में टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है या बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है, वहां पर अलग प्रकार के टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज होते हैं। तो भाई जरूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर का यूज करते हैं। हमारे आसपास के इलाके में या फिर आपके आसपास के इलाके में जो आपके शरीर का तापमान टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अब यहां पर क्लिनिकल थर्मोमीटर का तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। यही वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे कि आपके शरीर का तापमान मापा जाता है, शरीर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब यहां पर बात यह है कि ये जो थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर का यूज आप दूसरी जगह पर नहीं कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब आप इस थर्मोमीटर को देखिएगा तो इसका जो रेंज है कैलकुलेशन का वो बहुत ही कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस क्या है, 35 डिग्री क्या, अभी हम लोग बात करेंगे। वहां से लेकर 41 तक ये कैलकुलेट करता है। मतलब कि जितना एक इंसान का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, बस इतना ही ये कैलकुलेट कर सकता है, उससे कम ज्यादा ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है। समझ गए?
अब यहां पर क्या कह रहा है कि होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। इस प्रकार का थर्मोमीटर दिखता है। अब आज के समय में हम लोग बात करें तो थर्मोमीटर आपको नॉर्मल यूज में भी कई प्रकार के आने लगे हैं। वहां पर डिजिटल थर्मोमीटर आने लगा है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर आने लगा है। तो वो सब चीजों की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल जो सबसे बेसिक आपको थर्मोमीटर आता है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल थर्मोमीटर भी बहुत कई प्रकार के आने लगे हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्या होता है भाई? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो लंबा होता है, नैरो होता है और उसमें एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं जरा सा दूसरी तस्वीर से, साफ तस्वीर से आपको दिखाने का काम करता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या है भाई? पूरा ग्लास का ट्यूब है, यहां से यहां तक पूरा ये ग्लास का ट्यूब है। अब इस ग्लास के ट्यूब में एक एंड पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको बोला जाता है बल्ब। क्या बोला जाता है? बल्ब बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर इस बल्ब से कनेक्टेड एक छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहां से लेकर के यहां तक जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये पाइप जो गया है यहां से यहां तक, इस पाइप में जब आप इस थर्मोमीटर को शरीर के अंदर रखते हैं तो यहां पर आपका जो मरकरी होता है इस बल्ब में, वो मरकरी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है। और जितना आपका तापमान होगा वहां पर जाकर के ये रुक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। समझ गए? तो इस प्रकार से यहां पर यह थर्मोमीटर डिजाइंड होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहां पर अगर आपको देखें तो इस थर्मोमीटर में मरकरी बल्ब तो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक छोटा सा बेंड होता है जिसको कि हम लोग किंक बोलते हैं, और यहां पर ये एक प्रकार से मरकरी लेवल जो होता है इसमें से राइज करता है। समझ गए? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? थर्मोमीटर का। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by Celsius. अब यहां पर बात है कि देखो भाई, तुमको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा उसको ऐसे रोटेट करो तो तुमको दिखने लगेगा मरकरी का लेवल। अब यहां पर बात है कि जब तुम यहां पर देखोगे थर्मोमीटर को तो उसमें स्केल बना हुआ दिखेगा। स्केल बना हुआ दिखेगा मतलब वहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर 34, 35, 36, 37 लेकर के 42 तक है। इसी प्रकार से 94, 95, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, इस प्रकार से आपको टेम्परेचर्स बने हुए हैं। ये क्या है भाई? ये स्केल है। ठीक है, स्केल है। जैसे कि हम लोग जो अपने क्लासरूम में यूज करते हैं स्केल, जिससे कि हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, स्केल आप सीधा लाइन खींचने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा उसका यूज एक और है कि आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना मीटर हुआ, ये होता है ना यूज, आपका स्केल यूज होता है। इसी प्रकार से यहां पर थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग स्केल यूज करते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे आसपास की दुनिया में टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए 3 यूनिट्स या फिर 3 स्केल यूज होते हैं। पहला होता है सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फारेनहाइट स्केल, ठीक है, और तीसरा होता है केल्विन स्केल। ठीक है भाई, 3 प्रकार के यूनिट है। अब ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। समझ गए? जिस प्रकार से हम लोग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं या फिर फीट यूज करते हैं, उसी प्रकार से टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन स्केल का यूज करते हैं। अब यहां पर आप ये जो थर्मोमीटर देख रहे हैं, इसमें एक तरफ में जो ये 35, 36, 37 बना हुआ है, ये सेल्सियस स्केल का है, और इस तरफ जो यहां पर 94, 96, 98, 100 ये बना हुआ है, ये फारेनहाइट स्केल दिया हुआ है।
तो यहां पर दुनिया में अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग स्केल का जनरली यूज करते हैं। तो हमारे देश में कौन सा स्केल चलता है? हमारे देश में चलता है सेल्सियस स्केल। मतलब कि हमारे देश में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। मतलब कि यहां पर हमारे देश में जो यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है भाई? वो सेल्सियस है। मतलब कि हमारे देश में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। और सेल्सियस को इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं? डिग्री सी से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? कहता कि बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2 ही शुड रीड। Paheli told him that India had adopted the Celsius scale and we should read that scale. Other scale with the range 94 to 108 is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. ये सब चीजें तो आपको पता है भाई, मैंने अभी तुरंत आपको बता दिया। अब यहां पर यही चीज कहता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कोई टफ चीज यहां पर आपसे बात नहीं की जा रही है। आगे यहां पर बात करें तो आगे यहां पर क्या कहता है? एक्टिविटी 3.2 एक्टिविटी में क्या कह रहा है? रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को रीड कैसे किया जाता है देखते हैं। कहता है कि लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। ठीक है, and also note down the number of divisions show between these marks. Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 degree C. ठीक है भाई, अब ये क्या है भाई? मैं जरा सा आपको सिंपल सी बात समझा देता हूं। यहां पर ये कह रहा है कि देखो, तुम यहां पर क्या देख रहे हो? तुम यहां पर देख रहे हो टेम्परेचर स्केल, जिसमें कि तुम देख रहे हो यहां पर इस तरफ क्या है? यहां पर सेल्सियस स्केल है। ठीक है भाई, अब सेल्सियस स्केल में रीड जो हमें करना है तो यहां पर क्या दिया गया? 35 है, 36 है, 37, 38, 39, 40। यहां पर दिख रहा है कि ये बड़ा सा लाइन है और ये 6 वाला भी बड़ा सा लाइन है। इसी प्रकार से 37 बड़ा लाइन है, 38 बड़ा लाइन है, 39 बड़ा लाइन है, 40 बड़ा लाइन है। अब बोलता है कि ये जो दो बड़े लाइन के बीच में जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि तुम्हारा या तो 35 टेम्परेचर होगा या फिर 36 होगा या फिर 37 होगा। हो सकता है 35 और 36 के बीच में हो जाए। तो यहां पर आपको छोटे छोटे जो लाइंस बने हुए हैं इन लाइंस को भी देखना है। बड़े लाइन के बीच में जो छोटे छोटे लाइंस देखने हैं उनको देखना है। तो यहां पर अगर छोटे लाइन को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हैं। मतलब कि यहां पर बड़े लाइन के बीच का मतलब 1 डिग्री, छोटे लाइन का मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर एक बड़े लाइन के बाद एक लाइन आगे जाता है तो क्या हो जाएगा? 35.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दो लाइन आगे चले गए तो क्या हो जाएगा? 35.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 35.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही चीज आपको यहां पर रीड करने के लिए, समझने के लिए बता रहा है, जो कि मैंने आपको सिंपली बता दिया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बात करता है? आगे यहां पर कहता है कि वाश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। ठीक है, बात है कि इसको कैसे यूज करते हैं, बता रहा है कि देखो यहां पर क्या है कि जो हम लोग यहां पर थर्मोमीटर को यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने माउथ में जीभ के नीचे रखते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से आर्म के अंदर दबाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जब इस प्रकार से हम लोग थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो उससे कोई बीमार व्यक्ति का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और उस बीमार व्यक्ति के बाद किसी और व्यक्ति का अगर हम लोग टेम्परेचर मेजर करें तो वहां पर जर्म्स या फिर वायरसेस इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में जाने का खतरा है। इसलिए जब भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का आप बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करें उसके बाद आप क्या करेंगे? आप थर्मोमीटर को अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करेंगे, उसके बाद ही जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसके अलावा बोलता है कि आपको इसको क्या करना है? फ्यू जग्स देने हैं।
तो यहां पर क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है, जैसे मान लेते हैं ये थर्मोमीटर है, जब इससे आप बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मरकरी लेवल है वो राइज कर जाता है, मरकरी लेवल ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद ऐसे करके हम लोग को हिलाना होता है, जग करना होता है, ताकि जो मरकरी लेवल है वो नीचे आ जाए और अपने बल्ब में आ जाए सारा मरकरी, और पूरा हमारा जो थर्मोमीटर है वो खाली हो जाए। यही चीज यहां पर कहता है कि जो हमारा मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा, उसके बाद ही हमको उसको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या कहता है, आगे कहता है कि आपको जीभ के नीचे रखिए, 1 मिनट तक रखिए, उसके बाद उसको बाहर निकालिए और अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको आप मेजर कर सकते हैं। और साथ में डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको बताया कि वही आपको स्केल यूज करना है, उसी को देखना है। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। यहां पर कहता है कि ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन ये जो बॉडी टेम्परेचर है ये एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये है कि कई बार आप बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि आपका 37.5 आ जाए, या 36.5 आ जाए, 37.1 आ जाए, 36.9 आ जाए, हो सकता है कि एक्यूरेट 37 नहीं आए। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एक एवरेज बताया गया है। अलग अलग व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे नॉर्मली रह सकता है। जैसे हो सकता है कि मेरा अगर अभी बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाए तो हो सकता है कि 37.2 आ जाए, तो उसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर एक्टिविटी 3.3 है। यहां पर कहता है कि आप अपने दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर मेजर कीजिए, उनका चेक कीजिए कि भाई बॉडी टेम्परेचर कितना है। इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, यहां पर यह चीज कहता है कि इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। मतलब यहां पर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहता है उसका मतलब क्या, कि भाई हमने 1000 लोगों का मेजर किया बॉडी टेम्परेचर, उनका जब हमने सबका एवरेज निकाला तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आया, और उसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं कि 37 से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा तो कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा ऊपर नीचे होगा तब भाई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो यहां पर क्या कहता है कि द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया गया है, और उससे हम लोग किसी दूसरे चीज का टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली गोज डाउन टू डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एवं 42 डिग्री सेल्सियस। That is the reason that this thermometer has the range of 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इतना ही रेंज में नॉर्मली ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर रहता है, और इसी वजह से ये जो स्केल है इतना ही रेंज का रखा गया है, इससे ज्यादा या कम इस हम लोग थर्मोमीटर से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर कहता है कि बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब यहां पर बूझो को लगा कि चलो हम लोग दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, जो गर्म दूध है उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, किस चीज से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। यहां पर पहली ने रोका, क्या पहली ने गलत किया, बिल्कुल सही किया। आप जो बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उससे आप लोग किसी बहुत गर्म चीज का टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें पहला तो स्केल नहीं है, और दूसरा कि आप अगर वैसा करेंगे तो वो जो आपका थर्मोमीटर है वो डैमेज हो सकता है, वो टूट सकता है। यहां पर साथ में क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक।
अगर आप इस थर्मोमीटर को धूप में भी रख देते हैं या फिर एक प्रकार से आग के पास रख देते हैं या फिर बहुत हॉट सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा प्रकार का थर्मोमीटर भी हमें पढ़ना है। दूसरा प्रकार का थर्मोमीटर क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। मतलब यहां पर सिंपली बात है कि वैसा थर्मोमीटर जो कि हम लोग लैब में यूज करते हैं उसकी बात यहां पर करता है। अब यहां पर बात है कि देखो दूसरे सब्सटेंसेस का भी तो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्मोमीटर एक जैसा नहीं होता है, कई प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं, अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग थर्मोमीटर यूज करते हैं। जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना था, हमें रिक्वायरमेंट था कि भाई ऐसा थर्मोमीटर हो जो कि 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को मेजर कर ले। हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर बनाया जो कि हम लोग क्लिनिक में यूज करेंगे, उसको बोल दिया क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसी प्रकार से जब लैब होता है, जहां पर भी लैब होता है वहां पर हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है। वहां पर हमें टेम्परेचर जनरली -10 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेजर करना होता है। तो यहां पर हम लोग अलग प्रकार का टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर यूज करते हैं। इसी में से एक प्रकार का है भाई लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि कहां यूज होता है? जनरली जो लैब्स होते हैं वहां पर यह थर्मोमीटर यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो तस्वीर आप लंबा सा देख रहे हैं ना, यही तस्वीर है आपका किस चीज का? थर्मोमीटर का। कौन सा थर्मोमीटर? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इसके अलावा एक और थर्मोमीटर के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। यहां पर कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखिए एक स्पेशल प्रकार का थर्मोमीटर है। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं कि भाई आज के दिन सुबह से लेकर के रात तक कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा। उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है उसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप न्यूज में सुनते हैं ना कि आज का पारा 42 डिग्री चढ़ गया, 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, आज का पारा हमारा क्या हो गया भाई, -10 हो गया। ये कहां से सुनते हैं? यही आपका जो टेम्परेचर थर्मोमीटर है इसी को यूज किया जाता है, इसी से ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो यहां पर कहता है कि इस थर्मोमीटर को देखिए, लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर देखिए कितना ये मेजर कर सकता है। तो ये मेजर हाईएस्ट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस कर सकता है और लोएस्ट की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस ये यहां पर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। मतलब कि भैया बात है कि यहां पर एक बड़ा यूनिट के बीच में छोटा छोटा जो लाइन है उस पर कितना डिग्री कैलकुलेट होगा, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, खुद से देखना है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। ठीक है, अब यहां पर बात है कि इस थर्मोमीटर को यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब इस थर्मोमीटर को यूज करने के लिए वहां पर जो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर जब हम लोग यूज करते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जीभ के नीचे रखते हैं और हम लोग का जो 1 मिनट हो जाता है निकाल करके हम लोग उसको ऐसे देख लेते हैं, अरे यार 37.5 है, सब कोई को दिखाते हैं, देखो 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 37.5 हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया है। लेकिन जब लैब थर्मोमीटर की बात आती है तो लैब थर्मोमीटर को उस प्रकार से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लैब थर्मोमीटर में जब हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना होता है तो यहां पर हम लोगों को लाइव रीडिंग करना होता है। लाइव रीडिंग करने का मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह है कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन का हम लोग मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर। मान लो कोई बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग अपना थर्मोमीटर डाल देंगे। क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग अपना थर्मोमीटर डाल देंगे। इस प्रकार से थर्मोमीटर डाल दिया।
अब ये थर्मोमीटर, हमें ये ध्यान रखना है कि ये थर्मोमीटर का जो बल्ब है, नीचे जो बल्ब वाला हिस्सा है, ये बल्ब क्या हो, इस सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहे पूरी तरीके से। इसके साथ ही ये बल्ब ना तो इस तरह के दीवाल में कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस सॉल्यूशन में रहना चाहिए। और इसको हमें यूज करना है तो स्ट्रेट इस प्रकार से हमें यूज करना है, इसको ऐसे या फिर ऐसे हम लोग लगा करके मेजरमेंट नहीं लेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आपको यहां पर रखना है। कैसे रखिएगा, हो सकता है कि आप स्टैंड से इसको अटैच कर दें या पकड़ करके रखें, कुछ भी करें, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे ही रखना है। और जैसे यहां पर है, इसी में रहते हुए आपको अपना टेम्परेचर रीडिंग लेना है। आप इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर के जैसा यहां पर पानी से बाहर निकाल करके ऐसे नहीं देख सकते हैं, इसको आपको यहीं पर यूज करना है। यहीं पर एक प्रकार से पानी में डूबा हुआ है, सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, उसी दौरान दिखना कि ओह कितना हुआ, 57 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप डूबे हुए कंडीशन में ही चेक करेंगे, डूबे हुए कंडीशन में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो थर्मोमीटर है, इसको जैसे ही आप इस सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे, इसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब एक प्रकार से चेंज हो जाएगा। समझ गए, जो रीडिंग बता रहा है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि भाई यहां पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है, उसको बाहर निकालते ही हमारा टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा या फिर रीडिंग में चेंज आ जाएगा। उसका कारण यह है कि कारण यहां पर यह है कि भाई जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसमें एक स्पेशल बेंड होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर देखिएगा, तो यहां पर इस बल्ब के पास यहां पर एक बेंड होता है। इस बेंड को हम लोग बोलते हैं किंक। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये जो बेंड है ना, ये किंक है, ठीक है। इसकी वजह से जब एक बार हमारा टेम्परेचर राइज कर जाता है स्केल में और वो वहां पर जाकर के फिक्स हो जाता है, तो हम जब अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं तो फिर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, रीडिंग चेंज नहीं होता हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में। लेकिन जो हमारा लैब थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसमें यह किंक नहीं होता है। उसमें अगर आप जूम करके भी देखेंगे तो यहां पर आपको किंक नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे ही हमारा ये थर्मोमीटर सॉल्यूशन से बाहर आता है, तो वहां पर हमारा ये थर्मोमीटर का जो पारा है, मरकरी है, वो नीचे की ओर आने लगता है। और यहां पर हमारा जो टेम्परेचर है वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, टेम्परेचर एक प्रकार से गिर जाता है, हमारा रीडिंग चेंज हो जाता है और हमें सही रीडिंग देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी में वही काम करना है, आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। जिस प्रकार से यहां पर दिखाया गया है, इस प्रकार से आप डिप करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है, रीडिंग लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए वही चीज है, बात है जो मैंने आपको अभी समझाया। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use this laboratory thermometer for this purpose. अब यहां पर देखिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने के लिए ऐसे सोना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे डालेंगे, फिर रखेंगे और लाइव रीडिंग करेंगे। कितना हेडेक है, कितना माथा दर्द है, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर यही सवाल है जो मैंने अभी आपको तुरंत समझाया कि why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? मतलब जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वहां पर जब क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए माउथ से बाहर निकालते हैं, तो उसका मरकरी लेवल नीचे की ओर क्यों नहीं आता, चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें एक किंक होता है। क्या होता है, किंक। यहां पर देखिए क्या हो गया, बल्ब हो गया, मरकरी का बल्ब, और यहां पर यह है किंक। इस किंक की वजह से ये किंक जो है मरकरी के लेवल को फॉल होने से रोकता है, जिससे कि हमारा यहां पर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हम लोग माउथ से निकालने के बाद भी रीडिंग ले सकते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अब देखिए यही बात बताई गई है कि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर को देख रहे हैं।
लेकिन आज के समय में कई प्रकार के थर्मोमीटर आने लगे हैं जहां पर मरकरी यूज नहीं होता है। मरकरी से क्या प्रॉब्लम है? मरकरी एक प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और इसको डिस्पोज करना भी बहुत प्रॉब्लम होता है अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो। इसलिए आज के समय में बहुत सारे डिजिटल थर्मोमीटर यूज होते हैं, इंफ्रारेड बेस्ड थर्मोमीटर यूज होते हैं, कई प्रकार के दूसरे थर्मोमीटर यूज होने लगे हैं। अब इसके बाद बात करें तो आगे हमारे सामने टॉपिक है 3.4 ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना, मेजर करना सीख लिया। टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर कैसे काम करता है, हॉट एंड कोल्ड कोई भी सब्सटेंस कैसे होता है, ये चीज हमने सीख लिया। अब यहां पर टॉपिक हमारे सामने क्या है? टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जो हीट है वो ट्रांसफर कैसे होता है, ये चीज हम लोग अब समझेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो यही बात कहता है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। यानी कि आपने ये चीज तो ध्यान दिया है कि भाई देखो, कोई भी पैन को अगर हम लोग आग के ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से कहां पे पहुंच गया? यूटेंसिल में पहुंच गया, यानी कि जो बर्तन है उसमें पहुंच गया। मतलब कि तुम यहां पर अगर देखो, यहां पर क्या है, इस प्रकार का कोई भी पैन लेते हो, कोई भी बर्तन लेते हो, उसको आग के ऊपर रखते हो, तो यहां तो आग नहीं है, ये इंडक्शन है, उसके ऊपर रखा गया है। आग के ऊपर अगर तुम रखते हो तो क्या होगा? ये पैन पूरा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्यों हीट होगा? क्योंकि जो आग है उससे हीट कहां पहुंच गया? इस बर्तन में पहुंच गया, इस वजह से ये हीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे कहता है कि when the pan is removed from the fire it slowly cools down। अगर पैन को हम लोग आग के ऊपर से हटा देते हैं तो धीरे धीरे वो पैन क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेन टू द सराउंडिंग्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है भाई। क्या है बात? यहां पर यह है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होता है। मतलब कि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से जहां कम टेम्परेचर होगा उस ओर हीट का ट्रांसफर होता है। समझ गए? मतलब यहां पर देखो, अगर तुम देख रहे हो यहां पर आग जल रहा है, तो आग जल रहा है तो तुम्हें क्या फील होता है? गर्मी फील होता है। जैसे तुम यहां पर बैठे हो, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर मैं सामने आग जला दूं तो मुझे क्या फील होगा? हीट फील होगा, गर्मी फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां से हीट एनर्जी मेरे शरीर तक पहुंच रही है, इस वजह से। इसी प्रकार से यहां पर ये आग है और इस आग में यहां पर मैं ये लोहा या फिर कोई भी मेटल डाल दूं तो ये मेटल गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि इस फ्लेम से इस मेटल पीस में क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। अब यहां पर टेम्परेचर कैसे बीच में आ गया भाई? तो मैंने पहले ही बताया कि जो टेम्परेचर है वो हीट को दर्शाता है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब क्या? ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट एनर्जी, ज्यादा गर्म। मतलब जहां पर आग ज्यादा जलता है वहां पर क्या है भाई? ज्यादा टेम्परेचर है। क्यों ज्यादा टेम्परेचर है? क्योंकि यहां पर हीट एनर्जी ज्यादा है। जहां पर कुछ नहीं जल रहा है यहां पर क्या है? लो टेम्परेचर है। क्यों लो टेम्परेचर है? क्योंकि यहां पर लो हीट एनर्जी है, इस वजह से। तो हमेशा क्या होगा? हीट का ट्रांसफर कहां होगा? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, गर्म से ठंडे की ओर। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ज्यादा हीट एनर्जी है और कम टेम्परेचर होने का मतलब लो हीट एनर्जी है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, समझ गए? वही चीज कहता है कि इसी प्रकार से आग में कोई बर्तन रखते हो तो क्या हो जाता है? वो बर्तन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि इस आग से हीट एनर्जी उस बर्तन में चली गई और उस बर्तन को आग से हटा करके नॉर्मल कहीं पर रख दो तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हमने फ्राइंग पैन को नॉर्मल जगह पर रख दिया तो उसमें से सारे हीट एनर्जी क्या हो गए? बाहर निकल गए, इन्वायरमेंट में चले गए और ये क्या हो गया? ठंडा हो गया।
तो सभी कंडीशन में क्या होता है, किसी भी कंडीशन में तुम अगर अपने यूनिवर्स में देखो तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होता है। आगे कहता है कि इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। वही बात है, हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर। अब यहां पर हमें आगे पढ़ना है कि हीट फ्लो होता कैसे है। हमें तो यह समझ में आ गया कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन यह ट्रांसफर होता कैसे है। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसेस जिससे कि हीट का ट्रांसफर होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में क्या करना है भाई, यहां पर आपको एक मेटल का बड़ा सा रॉड लेना है, पीस लेना है, उसमें इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर आपको वैक्स लगा देना है। समझ गए। आप चाहें तो वैक्स के साथ कोई लोहे का पीस भी अटैच कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से जैसा यहां सेटअप किया गया ऐसा सेटअप कर लेंगे और दूसरे छोर से यहां पर कैंडल लगा करके आप इसको हीट करेंगे। जैसे जैसे आप इसको हीट करेंगे धीरे धीरे आप क्या देखिएगा कि जो वैक्स है वो नीचे की ओर गिर रहा है। पहले ये वाला गिरेगा, फिर ये वाला गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा और फिर ये गिरेगा। मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो हीट एनर्जी है इस छोर से इस ओर ट्रांसफर हो रही है। मतलब कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग हाई टेम्परेचर कर रहे हैं और यहां पर हम लोग जब हाई टेम्परेचर कर रहे हैं तो यहां से हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हीट इस डायरेक्शन में पहुंच रहा है वैसे वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है और वो नीचे की ओर गिर जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर किस ओर होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर। समझ गए। तो सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो हीट ट्रांसफर का जो पहला तरीका है, प्रोसेस है। यहां पर हमें 3 प्रोसेस या तरीके पढ़ने हैं। पहला तो आपका यहां पर है कंडक्शन, दूसरा हमें पढ़ना है कन्वेक्शन और तीसरा पढ़ना है रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कंडक्शन क्या होता है, कहता है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब यहां पर यह ध्यान दे लीजिए कि जो ये कंडक्शन कह रहा है ना, ये किसके बारे में कह रहा है, सॉलिड के बारे में। मतलब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है, उसमें एक एंड से दूसरे एंड में जो हीट का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। मतलब कि कोई लोहा का पीस ले लिया, कोई पत्थर ले लिया या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके जब एक छोर को हम लोग हीट करेंगे, एक छोर को हीट करेंगे तो हीट एनर्जी दूसरे छोर की ओर भी ट्रांसफर होगी, चली जाएगी। ये जो प्रोसेस होगा सॉलिड में हीट ट्रांसफर होने का एक एंड से दूसरे एंड पर, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। तो यहां पर यही चीज कहता है आगे क्या, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। वही बात है कि यहां पर सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है, कंडक्शन के जरिए होता है। तो दो सिंपल क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। पहला तो व्हाट इज कंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, और दूसरा कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस के जरिए होता है, तो कंडक्शन के जरिए होता है। अब यहां पर देखिए कंडक्शन के बारे में आप समझ गए कि एक ही ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन प्रोसेस के जरिए होगा। ठीक है भाई, सॉलिड्स में ये चीज होगा। लेकिन आगे हमें अब क्या करना है, आगे हमें पढ़ना है लिक्विड के बारे में, लिक्विड और साथ में गैस के बारे में, उनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर और भी जानकारी है कि भाई यहां पर जो हीट ट्रांसफर होता है क्या वो सभी ऑब्जेक्ट्स में होता है, मतलब कि जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं क्या सभी ऑब्जेक्ट हीट का ट्रांसफर बराबर करते हैं क्या, तो नहीं, सभी ऑब्जेक्ट हीट का ट्रांसफर बराबर नहीं करते हैं। कैसे, तो आपने अपने घर में ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटालिक पेन होते हैं उसमें एक प्लास्टिक या फिर वुड का हैंडल लगा हुआ होता है।
तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर यह चीज आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर इस प्रकार के जितने भी बर्तन आपके घर में होते हैं उन सब में क्या होता है, प्लास्टिक का हैंडल होता है या फिर आपका वुड का हैंडल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप मेटल के पीस को छुएंगे या फिर मेटल के पीस को गर्म करेंगे तो कंडक्शन की वजह से वो इस छोर से हीट यहां भी पहुंच जाएगा और यहां भी जब आप पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, हाथ आपका जल जाएगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर यहां पर ये प्लास्टिक और वुड में हाथ क्यों नहीं जलेगा? कारण यहां पर यह है कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हीट को आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते या फिर बहुत ही उसको अपोज करते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं होने देते। उसके लिए एक्टिविटी भी है यहां पर, लेकिन ये कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास हीट ट्रांसफर करने के आधार पर दो प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, और दूसरे को इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है? जो कंडक्टर होता है ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं जो कि आसानी से हीट को ट्रांसफर करते हैं या फिर हीट को पास होने देते हैं। जैसे कि जितने भी मेटल होते हैं, तो मेटल को अगर तुम देखो, जैसे लोहा ले लो, तांबा ले लो, पीतल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, उस मेटल के एक छोर को अगर तुम हीट करते हो तो दूसरा छोर भी तुम्हारा गर्म हो जाएगा, पूरा मेटल गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं तुम कुछ दूसरा सब्सटेंस ले लो, जैसे कि तुम अगर कोई लकड़ी ले लो, लकड़ी के एक हिस्से को तुम अगर गर्म करते हो तो वो जल भले ही जाएगा, लकड़ी एक छोर से आग इसमें भले ही लग जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा लकड़ी गर्म नहीं होता है, होगा भी तो थोड़ा सा गर्म होगा। समझ गए? तो यहां पर सिंपल यही बात है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट को आसानी से पास होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल आपके मेटल्स आ जाएंगे, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट को अपने के थ्रू, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं होने देते, तो ऐसे ये आपको क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनको हम लोग यहां पर बोलते हैं इंसुलेटर। तो उदाहरण के लिए जो लोहा होता है वो कंडक्टर होता है, जो हमारा वुड होता है, लकड़ी होता है, वो एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, और प्लास्टिक भी एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक और लकड़ी में आग भले ही लग जाएगा, लेकिन वो लोहे जैसा गर्म नहीं होता है। समझ गए? हीट को कंडक्ट नहीं करता है। अब यहां पर हमने बात की किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में बात की, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो वाटर और एयर के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो वाटर और एयर के बारे में एक चीज तो हमें ऐसे ही पता होना चाहिए कि जो वाटर और एयर होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैसे होते हैं भाई? तो सोचो तुम्हारे घर के सामने, सॉरी तुम्हारे सामने यहां पर अगर आग लगा दिया जाए, सोचो कि वहां पर कितनी गर्मी है, वो जो आग जल रहा है उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर तुम यहां पर खड़े हो तो तुमको पता चलेगा क्या? नहीं, हल्का फुल्का गर्म लगेगा, हल्का फुल्का गर्मी लगेगा। इसी प्रकार से अगर तुम देखो कोई पानी है, पानी में एक छोर तुम गर्म कर दो तो दूसरे छोर को गर्म होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उतनी आसानी से हीट को ट्रांसफर नहीं करता है एयर और वाटर। तो यहां पर अब हमें समझना है कि आखिर एयर और वाटर जो होते हैं वो हीट का ट्रांसफर कैसे करते हैं, उनमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। यहां पर इस चीज को समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। सिंपली समझ लो कि ये वाले फ्लास्क की यहां पर बात करता है। ये वाला फ्लास्क लेना है, इसको क्या करना है, 2/3 भर देना है, इसको ट्राइपॉड पर रखना है और इसके नीचे आपको मोमबत्ती लगा करके इसको गर्म करना चालू करना है, और यहां पर आपको इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देना है, धीरे धीरे आसानी से। ठीक है, अब यहां पर जो जो प्रोसेस होता है उसको नोट डाउन करना है। सिंपली समझ गया क्या सेटअप है? इस प्रकार का ट्राइपॉड आपने लगाया, उसके नीचे बर्नर लगा दिया, यहां पर आप जो है राउंड बॉटम फ्लास्क आप ले करके उसमें पानी डाल करके उसको गर्म कर रहे हैं, इसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, क्या दिखेगा?
यहां पर इस एक्टिविटी को करने से आपको एक प्रकार से आइडिया लगेगा कि जो वाटर होता है या फिर जो लिक्विड होते हैं वो किस प्रकार से हीट का कंडक्शन करते हैं, हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। कंडक्शन सही वर्ड नहीं है, ठीक है, हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारे लिक्विड होते हैं या फिर जो एयर होते हैं, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या, जो चीज फ्लो कर सकती है। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, एयर भी फ्लो कर सकता है, तो इन दोनों को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसका एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब यहां पर कन्वेक्शन में होता क्या है जरा सा ये समझते हैं, थोड़ा सा लिखा गया भी है, इसको यहां पर पढ़ देते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर कहता है कि व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप, the cold water from the sides move down toward the source of heat. This water also gets hot and rises and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. यहां पर क्या होता है कि जब भी हम यहां पर लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करने के समय यहां पर ये वाला हिस्सा जो है, जो कि बिल्कुल फ्लेम के पास है, यहां पर जो हमारा वाटर है वो क्या हो रहा है, ये काफी हॉट हो गया है भाई, लगातार इसको गर्मी मिल रही है, तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया। जब यहां का ये वाटर गर्म हो गया, ये वाटर क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, ऊपर जाने लगेगा। ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई, क्योंकि ये गर्म हो चुका है, इस वजह से ये ऊपर गया। अब यहां पर ये वाला हिस्सा जब ऊपर जा रहा है तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा खाली हो जाएगा। मतलब यहां का वाटर क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया, तो ये हिस्सा हमारा खाली हो गया। अब खाली हिस्से को भरने के लिए इस तरफ से हमारा वाटर जो है वो नीचे की ओर आएगा, यहां पर इस खाली जगह को भरेगा। जब यहां का वाटर यहां पहुंचेगा और यहां का यहां पहुंचेगा तो ये भी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आग जल रहा है इस वजह से, और ये गर्म हो जाएंगे तो ये भी ऊपर की ओर चले जाएंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पर ये हमारा साइकिल चलता रहेगा। कैसा साइकिल चलता रहेगा, यहां का वाटर ऊपर जाएगा और यहां का वाटर नीचे आएगा, और इस प्रकार से जो पानी है वो क्या होगा, इस बोतल के, इस जार के अंदर क्या होगा, घूमते रहेगा। इस प्रकार से सर्कल में, ऐसे सर्कल में घूमते रहेगा, समझ गए, ऐसे घूमते रहेगा और ये फिर ऊपर जाएगा, ऐसे घूमते रहेगा वाटर, और पूरा पानी गर्म होते रहेगा। इस प्रकार से जो हीट का ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एयर में भी होता है। जैसे वाटर में हीट का ट्रांसफर होता है वैसे ही एयर में हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कन्वेक्शन हमने वाटर में तो समझ लिया। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़े तो एयर की भी बात करता है कि हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। मतलब कि वाटर में, एयर में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, the air from the side comes in to take its place. In this way air gets heated. The following activity confirm this idea. Simply वही बात है कि मान लो कि कहीं पर आग जल रहा है, एयर में आग जल रहा है, यहां तो मान लो मोमबत्ती दिखाया गया है, यहां पर इसके अलावा तुम अगर बड़ा भी आग जला देते हो तो बात बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर क्या है, मोमबत्ती क्या हुआ, जल रहा है, मतलब क्या है, यहां पर गर्मी है। गर्मी है तो इस आग के आसपास का जो एयर है वो क्या हो रहा है, यहां पर गर्म हो रहा है। एयर गर्म होगा तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो यहां पर का एयर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, अपने साथ हीट लेकर के ऊपर जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, इलाका, ये वाला जो हिस्सा है, यहां का एयर ऊपर चला गया तो यहां पे क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहां पे खाली हो गया तो अगल बगल का एयर क्या करेगा, इस ओर आएगा ताकि इस जगह को भरा जाए, और फिर ये एयर भी ऊपर चला जाएगा। और इस प्रकार से यहां भी क्या होगा, एक प्रकार का हमारा साइकिल चलता रहेगा। यहां का एयर ऊपर जाता रहेगा और अगल बगल के एयर यहां पर आते रहेंगे जगह को भरने के लिए।
अब इस चीज को तुम्हें वेरीफाई करना है तो यहां जो एक्टिविटी दिया गया है यही चीज सिंपली कर सकते हो। तुम आग के ऊपर हाथ रखो, तुम्हें क्या होगा, बहुत ही गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर जो है, यहां का एयर गर्म होकर के यहां आया, तुम्हारा हाथ तुम्हें गर्म फील हुआ। लेकिन इसी आग के बगल में अगर तुम हाथ रखते हो, इस आग के या फिर कोई बड़ा आग के बगल में भी तुम रहते हो, तो यहां जितनी गर्मी है उतना गर्मी तुम्हें बगल में फील नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा गर्म फील होगा। मोमबत्ती में यह चीज तुम चेक भी कर सकते हो कि मोमबत्ती के तुम इतना ऊपर भी हाथ रखो ना, तुम्हें गर्म फील हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती के थोड़ा सा बगल में भी तुम हाथ रखोगे तो तुमको उतना गर्म फील नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा ही गर्म तुम्हें फील होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कन्वेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि हीट ट्रांसफर होता है, जिस प्रोसेस के जरिए हीट ट्रांसफर होता है हमारे लिक्विड में और साथ में एयर में। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां देखो एक चीज समझो, ये चीज कि देखो यहां पर मान लो कोई हम लोग बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को गर्म कर रहे हैं तो यहां पर कंडक्शन कहां हो रहा है और कन्वेक्शन कहां हो रहा है, ये सोचो। तो यहां पर ये पैन है, पैन किस चीज का बना हुआ है, पैन बना हुआ है मेटल का, सॉलिड है, ठीक है भाई। तो पैन में हमारा क्या होगा, कंडक्शन होगा। मतलब कि पैन का ये हिस्सा हम गर्म कर रहे हैं और यहां से जो हमारा हीट एनर्जी है वो पैन के सभी हिस्सों में, यहां तक भी हीट एनर्जी पहुंच रहा है, सभी जगहों पर हीट एनर्जी, मेटल के सारे हिस्सों में हीट एनर्जी पहुंच गया। किस प्रोसेस के जरिए, कंडक्शन के जरिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस बर्तन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल रखा गया है, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किस प्रोसेस के जरिए होगा, कन्वेक्शन के जरिए होगा, ठीक है भाई। कन्वेक्शन में क्या होगा, हमने आपको समझा दिया कि यहां पर हमारा जो गर्म हिस्सा है पानी वो ऊपर की ओर जाएगा, बगल वाला है पानी जो है वो नीचे की ओर आएगा, फिर वो भी गर्म होकर के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार से पूरा ये पानी घूमते रहेगा और पूरा वाटर गर्म हो जाएगा। ये दो तरीके हमने समझ लिए हीट ट्रांसफर के। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमें अगला हीट ट्रांसफर का मेथड समझना है और ये मेथड है रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन को समझने से पहले यहां पर आपको और भी चीजें समझनी है। क्या समझना है भाई, यहां पर आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें बाकी है, समझ लेते हैं। कहता है कि नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। इसी के बारे में कह रहा है जो कि मैंने आपको समझाया कि ऊपर जो हाथ है वहां पर ज्यादा गर्म फील होगा क्योंकि यहां पर कन्वेक्शन के जरिए गर्म एयर पहुंच रहा है, लेकिन साइड में हमें कम गर्म फील होगा क्योंकि यहां पर साइड में किसी भी प्रकार का कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में समझना है। थोड़ा सा इसको मैं पढ़ा देता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। कहता है कि द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ड्यूरिंग द डे। Land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in toward the land to take its place. The warm air from the land move toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. पहले हमारे सामने क्या आ गया, sea breeze आ गया। sea breeze में क्या होता है जरा सा समझते हैं। देखो यहां पर देखो क्या है भाई, यहां पर क्या है, हमारा ये समुद्र का किनारे का इलाका है। समुद्र का किनारे का इलाका है भाई, दिन का समय है तो धूप यहां पर भी पड़ रहा है, पानी के ऊपर भी धूप, हमारे पानी के ऊपर भी पड़ रहा है और साथ में जो धूप है वो हमारे जमीन के ऊपर भी पड़ रहा है। धूप हमारे पानी के ऊपर भी पड़ा, धूप हमारे जमीन के ऊपर भी पड़ा, तो यहां पर जो जमीन है हमारा वो जल्दी से ठंडा, जल्दी से हमारा गर्म हो जाता है। ये पूरा जमीन क्या हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो गया। अब ये गर्म हो गया तो इस जमीन के ऊपर जो हमारा हवा है वो भी गर्म हो जाता है और यहां पर जमीन के ऊपर का हवा गर्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, ऊपर उठने लगेगा। तो यहां का एयर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यहां जगह खाली हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, बगल में जो समुद्र है इस समुद्र में
हमारा जो समुद्र है वो बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है, और समुद्र जब धीरे धीरे गर्म होगा तो यहां पर इसके मुकाबले में समझो कि ये ठंडा है। मतलब समझ रहे हो कि ये जल्दी गर्म हो गया, ये देर से गर्म हुआ। तो भाई यहां पर ये जब तक गर्म हो गया, इसके हवा गर्म हो गए, हवा ऊपर उठ गया, तब तक ये ठंडा ही है, ये तब तक ठंडा ही है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब यहां पर हवा के ऊपर जाने से यहां पर जगह खाली होगा, तो यहां पर जो ठंडा हवा है वो इस तरफ जाएगा, ताकि इस जगह को क्या किया जाए, भरा जाए। समझ गए, इस जगह को भर दिया जाए। इस वजह से समुद्र के ऊपर का हवा कहां जाएगा, जमीन के ऊपर जाएगा, और ये जो हवा होगा ये ठंडा हवा होगा, और ये ठंडक फील कराएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। मतलब कि सी से, समुद्र से हवा किस ओर बह रहा है, जमीन की ओर बह रहा है। कब बहता है, दिन के समय बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि यहां पर हमारा एक प्रकार से क्या हो रहा है, यहां पर हमारा गर्म हवा है, यहां पर ठंडा हवा है। इस वजह से यहां पर गर्म हुआ, हवा ऊपर उठा, यहां पर ठंडा है, ठंडा हवा इधर गया, और ये जाने का जो प्रोसेस है यही हमारा सी ब्रीज हो गया। उसी से हमको क्या लगता है, ठंडा हवा लगता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर क्या बोलता है, आगे देख लेते हैं। तो यहां पर आगे हम लोग अब बात करें तो आगे बोल रहा है, To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. यहां पर इस चीज का फायदा उठाने के लिए, ठंडे हवा का फायदा उठाने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए जो समुद्र के किनारे घर बनाए जाते हैं, उनकी खिड़कियां क्या होती हैं, समुद्र की तरफ रखी जाती हैं, ताकि ठंडा ठंडा हवा बहते रहे। और जब रात का समय होता है तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब क्या, मतलब कि जमीन से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और ये जो चीज होता है यही हमारा क्या होता है, लैंड ब्रीज कहलाता है। क्योंकि हवाएं क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं समुद्र, जमीन से समुद्र की ओर। समझ गए। यहां पर रात का समय हुआ, क्या हुआ भाई, रात का समय हुआ, मतलब क्या, धूप नहीं है। अब जो भी जमीन और पानी है वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब यहां पर धूप खत्म हो जाता है, तो जैसे ये जमीन जल्दी गर्म हुआ था, जैसे ये जमीन जल्दी गर्म हुआ था, वैसे ही ये जमीन जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। और जैसे ये जमीन, जैसे ये समुद्र लेट से गर्म हुआ था, वैसे ही लेट से ये ठंडा हो जाता है। मतलब जमीन के मुकाबले ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल पहले वाली स्थिति का उल्टा हो गया। अब हमारा जमीन क्या है, ठंडा है, समुद्र क्या है, गर्म है। तो यहां पर की हवाएं क्या हो जाएंगी, ये हवाएं गर्म हो जाएंगी और ऊपर की ओर जाने लगेंगी। ये हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो समुद्र, जमीन के ऊपर जो ठंडा हवा है वो इस तरफ आएगा, ताकि इस जगह को भरा जा सके। और इस जगह को भरा जा सके तो यहां पर हवाएं किस ओर चलेंगी, हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलेंगी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। लैंड ब्रीज मतलब लैंड से सी की ओर हवा चल रहा है, सी ब्रीज मतलब सी से लैंड की ओर हवा चल रहा है। अब यहां पर इस प्रोसेस में एक और चीज देखिए, ये तो आप समझ गए सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्या होता है। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस हो रहा होता है कि देखिए, यहां पर जब हमारा सी ब्रीज चलता है, सी ब्रीज चलता है मतलब क्या, सी ब्रीज चलता है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर समुद्र से जमीन की ओर हवाएं चल रही हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर ये जो हवाएं हैं, ये हमारे जमीन के ऊपर की हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और वो ऊपर की ओर उठती हैं। जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो ये किस तरफ चली जाती हैं, समुद्र की ओर चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं समुद्र की ओर, क्योंकि यहां पर समुद्र की ओर ये जो नीचे वाली हवाएं हैं ये इस तरफ चली गई, तो यहां पर भी एक प्रकार का जगह खाली हो गया, और ये हवाएं उधर से इस तरफ आकर के वापस से इस जगह को भरने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो यहां पर हवा है, जो हमारे हवाएं बहती हैं, वो एक प्रकार का सर्कल में इस प्रकार का घूमते रहती हैं, साइकिल में घूमते रहती हैं। नीचे वाली हवाएं यहां नीचे गई, ऊपर से यहां आ गया, फिर इस प्रकार से ये घूमते रहेगा।
और जब रात का समय होगा तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए? उल्टा हो जाएगा कैसे? जमीन से समुद्र की ओर हवाएं आएंगी, जमीन से समुद्र की ओर हवाएं आएंगी और यहां पर ये ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर उठने के बाद ये फिर इस तरफ जाकर के यहां पर जमा हो जाएंगी और फिर इस तरफ आ जाएंगी। तो इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। मतलब कि दिन के समय और रात के समय पूरा उल्टा ही साइकिल चलते रहता है और इस प्रकार से हमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो महसूस होते रहता है। समझ गए? एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। ठीक है, आगे कहता है कि व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। कहता है कि देखो भाई, जब हम लोग सूर्य की रोशनी में आते हैं तब हमें गर्म फील होता है। गर्म फील होता है इसका मतलब क्या? मतलब कि सूर्य से जो हीट निकल रहा है क्या वो हमारे तक पहुंच रहा है? जी हां, पहुंच रहा है। कहता कि इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कह रहा है कि देखो भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंडक्शन के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा। तो जो सूर्य की रोशनी हमारे पास पहुंच रही है या फिर कहें कि सूर्य की जो हीट एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है वो ना तो कंडक्शन से पहुंच रहा है ना ही कन्वेक्शन से पहुंच रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के बाहर जो हमारा पूरा अंतरिक्ष है सूर्य से लेकर के यहां तक हमारे पास कोई भी बीच में मीडियम नहीं है। ना तो वहां पे कोई एयर है, ना तो वहां पे कोई हमारा लिक्विड है, ना ही वहां पर कोई सॉलिड है। तो ये हीट एनर्जी अर्थ से अर्थ तक पहुंच कैसे रहा है, सूर्य से अर्थ तक पहुंच कैसे रहा है? तो यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए सूर्य का हीट एनर्जी हम तक पहुंच रहा है। कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के जरिए हीट एनर्जी पहुंचने के लिए या फिर ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहां से एयर हटा भी दो फिर भी रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर हो जाएगा। कहता कि इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अब यहां पर यह भी आपको समझना है कि जो रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर होता है वो सिर्फ सूर्य से पृथ्वी तक नहीं होता है, बल्कि दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी क्या करते हैं? हीट रिलीज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं रेडिएशन के जरिए। जैसे हमारे घर में कहीं पर अगर आग जल रहा है तो उससे जो हीट एनर्जी हमको मिलती है वो क्या है? रेडिएशन के जरिए मिलता है। हम यहां पर देखते हैं आग के ऊपर जो गर्म हवाएं हमें लगती हैं और गर्म हवाओं की वजह से जो हीट हमें लगता है वो क्या है? कन्वेक्शन है। लेकिन कहीं दूर, उतनी दूर, बहुत दूर हमारा आग जल रहा है और उसका हमें हीट फील हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है? वो है रेडिएशन। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? रेडिएशन के जरिए हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। हमने देखा कि हम लोग अगर अपने घर में कोई पैन यूज करते हैं उसको जाकर के आग से हटा करके अगर हम लोग रख दें तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि वो रेडिएशन के जरिए अपना हीट एनर्जी रिलीज करते रहता है अपने सराउंडिंग में। और इसके साथ साथ यहां पर हमारा शरीर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसमें ज्यादा हीट एनर्जी है तो वो क्या करेगा? रिलीज करते रहेगा। आप खुद का शरीर देख लो, आपका शरीर क्या करते रहता है? हमेशा हीट एनर्जी रिलीज करते रहता है रेडिएशन के जरिए। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. अब यहां पर सिंपली क्या बात है भाई कि दुनिया में जितने भी हॉट बॉडीज हैं वो सब क्या करते हैं? हीट रेडिएट करते हैं। हमारा शरीर गर्म है, हीट रेडिएट करता है। कोई लोहा गर्म है, हीट रेडिएट करता है। कोई प्लास्टिक भी अगर गर्म हो गया तो वो भी हीट रेडिएट करेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो वो क्या करेगा? हीट रेडिएट करेगा। और जब ये हीट कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है और वो हीट एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, जैसे कि कहीं पर कोई क्या है? आग जल रहा है।
आग जल रहा है तो उससे क्या हुआ, हीट एनर्जी आया हमारे शरीर पर लगा। हमारे शरीर पर जब वो रेडिएशन का एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएशन के रूप में क्या होगा, पड़ेगा, तो उसमें से कुछ एनर्जी हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी को हमारा शरीर क्या कर देगा, एक प्रकार से रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा, मतलब हमारा शरीर भी रिलीज कर देगा। समझ गए? तो यहां पर हमारा शरीर जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन वाला, उससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी वजह से आप जब गर्मी में आग में अपने हाथ को सेकते हैं तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि आपका हाथ क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके साथ हमने अपना चैप्टर शुरू किया था। यहां पर कहता है कि काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। मतलब गर्मी और सर्दी में हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्यों और कैसे पहनते हैं, ये चीज देखते हैं। कहता है कि यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ। व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। मतलब कि गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और साथ में सर्दी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा करने के लिए आपको एक्टिविटी यहां पर दिया गया। एक्टिविटी में क्या है भाई, हम लोग यहां पर 2 टीन कैन हमको लेने हैं। एक टीन कैन को बाहर से ब्लैक पेंट कर दो, दूसरे को व्हाइट पेंट कर दो, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दो और उनको धूप में रख दो 1 घंटे के लिए, और दोनों का टेम्परेचर नोट करो कि दोनों का टेम्परेचर कितना है और दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से एक को व्हाइट पेंट कर देना है, एक को ब्लैक पेंट कर देना है, और इनको धूप में रख देना है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि जो ब्लैक वाला हमारा यहां पर बर्तन है, इसके वाटर में ज्यादा टेम्परेचर है, और इस बर्तन में जो वाटर है उसका कम टेम्परेचर है। समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों कराया जा रहा है? इससे आपको सिंपली ये आइडिया लगता है कि जो डार्क कलर होता है, या फिर सिंपली कहें कि जो ब्लैक कलर की बात कर लें, जो ब्लैक कलर होता है या फिर उसी प्रकार के जो डार्क शेड के कलर होते हैं, वो ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहीं जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोगों को यह कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और सर्दी के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या होगा, सर्दी के दिनों में हमारा जो डार्क कलर का कपड़ा है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करेगा, और हमारा गर्मी के दिनों में जो लाइट कलर का कपड़ा होगा वो ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, उससे हमारा शरीर ठंडा रहेगा। समझ गए? इसी के साथ हमारा दूसरा एक्टिविटी है। एक्टिविटी में वही बात है, फिर से 2 कैन लेने हैं, वही दोनों कैन, और उनको हमको क्या कर देना है, फिल कर देना है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, उसको सेम टेम्परेचर पर हीट कर देना है, 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देना है। हमें क्या करना है, दोनों को शेड में रख देना है, और कुछ देर के बाद 10-15 मिनट के बाद हमें क्या करना है, टेम्परेचर को यहां पर फिर से चेक करना है कि कौन सा वाला बर्तन जल्दी ठंडा हुआ। तो आप खुद से यहां पर सोच करके जरा कमेंट करिए, तो कौन सा बर्तन जल्दी ठंडा होगा, डार्क कलर वाला या फिर लाइट कलर वाला? ठीक है, तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स in the summer and dark color clothes in the winter. Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color clothes in the winter. Light color clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. ठीक है भाई, समझ गए कि भाई डार्क कलर का कपड़ा क्या करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए सर्दी में पहनो, और लाइट कलर का कपड़ा क्या करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उसको गर्मी में पहनो। आगे हमारे सामने टॉपिक है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। मतलब जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सर्दी के दिनों में पहनने का काम करते हैं, और वो हमें गर्म रखते हैं। कैसे गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये देखते हैं। यहां पर यह चीज कहता है कि इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स। वुल इज अ poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. The air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. अब यहां पर बोलता है कि देखो भाई, पहला तो वूल हमारा क्या होता है,
एक प्रकार का पुअर कंडक्टर होता है हीट का, इस चलते वो मदद करता है बॉडी को हीट रखने में। बॉडी के कपड़े के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जैसे वुलन क्लॉथ के अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको बाहर नहीं जाने देगा, पहला कंडीशन। दूसरा, जो वुल होता है उसमें बहुत सारा एयर ट्रैप्ड होता है, और एयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का, जिसकी वजह से अंदर का जो हीट है, कपड़े के अंदर का जो हीट है वो बाहर रेडिएट नहीं होता है, और हमारा बॉडी क्या होता है? गर्म होता है, हमको गर्मी फील होती है, हमको सर्दी नहीं लगती। अब यहां पर कहता है कि सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग इधर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। कहता है कि एक आपको मोटा ब्लैंकेट दिया जाए और दो पतले ब्लैंकेट दिया जाए, आपको क्या चूज करना है? आप कौन सा चूज करेंगे? तो यहां पर सिंपली आंसर होगा कि दो पतले ब्लैंकेट चूज करेंगे, क्योंकि दो ब्लैंकेट्स के बीच में एयर का लेयर होगा जो कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने से रोकेगा, जिससे कि हमें ज्यादा गर्म फील होगा। समझ गए? तो यही बात है यहां पर। अगर हम लोग देखें तो यहां पर चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अगर हम आगे देखें तो आगे यहां पर हमारे एक्सरसाइजेस हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।